नमस्कार। महासंग्राम 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं नलिनी पांडे। राम के नाम पर अब 2024 का सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी राम भक्तों को संदेश दे रही है तो विपक्ष के कुछ नेता भी खुद को राम भक्त बताने लगे हैं। ऐसे में कुछ को न्योते का इंतजार है तो कुछ न्योता मिलने के बाद भी इस बात से कंफ्यूज हैं, भगवान के दर्शन करने जाना है या फिर नहीं। और यही कंफ्यूजन सियासत की बड़ी वजह भी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। राम नाम की गूंज है, झूम रहा पूरा देश, मन में प्रभु का नाम, सियासत भी अवशेष। जय सिया राम। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में। मुझे लगता है प्रभु श्री राम की तरफ से किडनैप कर, तो हम क्या बैठे हैं क्या इन्विटेशन का इंतजार करके। पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध, फिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल और अब न्योते पर बवाल। कि जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। मंदिर वही बन रहा, तारीख भी नजदीक आ गई, लेकिन सियासत वही घिसी पिटी। राम जी हमारे भी उतने ही भगवान हैं जितने लोग पेटेंट कराने के बारे में सोचते हैं, और हमें भी उतनी ही श्रद्धा है जितने बाकी लोगों को श्रद्धा है। प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 500 साल का संघर्ष सफल होने वाला है। पीएम मोदी और सीएम योगी निर्माण कार्यों का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन के साथ ही अब भी राम के नाम सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी ने खुलकर हमला शुरू कर दिया है। कोई आए या ना आए, आजकल कई लोग जो कल तक गाली देते रहे राम मंदिर को, राम को नकारते रहे, वो भी राम का दर्शन करना चाहते हैं। और कई लोगों को अहंकार है कि उनके बांगने के बगैर सूरज नहीं उगेगा। उसी तरह से ना है ममता, ना है कोई। भारत के कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का कल्पना की थी या सपना देखा था, वो पूरा होने को आया। मैं इतना ही कहूँगा कि देश भर के कोने कोने से जो लोग भव्य राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद उनका आना जाना शुरू होगा। अयोध्या में श्री राम का मंदिर भारतीय राजनीति की धुरी रहा है। 2 सीटों से सत्ता के शिखर तक पहुंचने में भी राम मंदिर के मुद्दे का बड़ा योगदान रहा है। और अब बीजेपी की रणनीति यही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर ही जीत की हैट्रिक मारी जाए। बीजेपी चाहती है कि 2024 का रण राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाए, और जब इसकी भनक विपक्ष को लगी तो न्योते पर सवाल खड़े होने लगे और कह दिया राम सबके हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झाड़ू पकड़ करके झाड़ू लगा रहे हैं। केवल एक जगह झाड़ू लगने से सफाई हो जाएगी? पूरा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां स्मार्ट सिटी से लेकर के तमाम वादे किए गए थे, वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, कोई राजनीतिक दल का नेता क्या कहता है उस पर हमारा इसलिए ध्यान नहीं जाता है कि हम लोग राम के काम में लगे हुए हैं, और जो राजनीतिक दल हैं उनको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण बांट रही है, तो भाजपा निमंत्रण नहीं बांट रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बांट रहा है। उनको ट्रस्ट से शिकायत है, संतों से शिकायत है कि राम भक्तों से शिकायत है, भाजपा से शिकायत है तो उनको हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने सदा कहा है जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे। इन सब के बीच अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को और तेज कर दिया गया है। नक्काशी और पेंटिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। 84 कोसी यात्रा मार्ग से शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। यानी पीएम मोदी 1 महीने में 2 बार अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं।
और उससे पहले तैयारी पूरी हो रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन अब भी न्योते पर अटका है, क्योंकि विपक्ष से जिन्हें न्योता मिला वो इस बात से कंफ्यूज है कि जाना है या नहीं, और जिन्हें अब तक न्योता नहीं मिला वो इस बात से परेशान हैं कि कहीं चुनाव में इससे नुकसान न हो जाए। लेकिन जो सत्य है वो श्री राम और अयोध्या धाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस पार्टी अपना 139वां स्थापना दिवस मना रखी है, जिसे खास बनाने के लिए नागपुर में महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हुए। और अगर कोई शामिल नहीं हुआ तो वो है सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी को 24 से पहले फिर से रिलॉन्च किया गया या फिर इस रैली के पीछे का मकसद कुछ और है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस फिर से तैयार है। एक दिन पहले भारतीय न्याय यात्रा की घोषणा तो अब आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस की रैली संदेश देने के लिए काफी है कि कैसे विपक्षी गठबंधन से अलग कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और चेहरा राहुल गांधी को बनाया जा रहा है ताकि बीजेपी के साथ ही गठबंधन साथियों को भी मैसेज दे सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस रैली से गांधी परिवार के दो बड़े चेहरों ने दूरी बना ली। कांग्रेस की रैली में सोनिया शामिल नहीं। सोनिया गांधी ने बीमारी का हवाला दिया। प्रियंका गांधी भी रैली में शामिल नहीं हुई। प्रियंका के नहीं शामिल होने की वजह साफ नहीं। यानी जिस रैली के जरिए कांग्रेस आरएसएस के गढ़ में मंच से गांधी परिवार का दम दिखाना चाहती थी, उस पर अब पानी फिर चुका है। लेकिन अब भी कोशिश बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ माहौल बनाने की है। नागपुर ही क्यों? संदेश पूरा देश जो सुनना चाह रहा है वो संदेश, और नागपुर एक ऐतिहासिक जगह है। कांग्रेस की जड़ें यहीं से मजबूत हुई, यहीं उत्पन्न हुई, यहीं से आगे बढ़ी। महाराष्ट्र और नागपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कांग्रेस के संगठन में। भारतीयों का इतिहास है। हमारा चाहे राजनीतिक पृष्ठभूमि हो या ना हो, लेकिन अगर हम भारत देश में पैदा हुए हैं तो इस बात को हम सब गर्व से स्वीकार करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई और आजादी के बाद इस देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए आज के दिन को हम लोग पूरे धूमधाम से पूरे देश में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कांग्रेस की नजर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पर है। नागपुर में पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर विशाल रैली के जरिए चुनावी अभियान का आगाज किया गया और रैली को है तैयार हम का नाम दिया गया, जिसके जरिए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि कांग्रेस हमेशा से ही कहती आई है कि वो अपनी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। अब सवाल है कि नागपुर में ही कांग्रेस की रैली क्यों? तो बता दें कि नागपुर आरएसएस का गढ़ है। नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर है। आरएसएस के खिलाफ संदेश देने की कोशिश हो रही है। चुनाव के लिए माहौल बनाने की रणनीति है। यानी नागपुर से उठी कांग्रेस की आवाज अब 24 तक सुनाई देने वाली है। राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर पैदल चल के देश को दिखा दिया कि वैकेशन पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं। राहुल गांधी जी तो इस देश के किसानों से, नौजवानों से, आज सुबह जब हम आप आंख खोल करके उठ रहे थे तो राहुल गांधी पहलवानों के साथ छज्जर में हरियाणा में बैठे हुए थे। राहुल गांधी इस देश के आम जनमानस के साथ मिलजुल रहे हैं। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। वैसे एक तरफ बीजेपी राम मंदिर के रास्ते 24 में कदम रखने जा रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भारतीय न्याय यात्रा से राम मंदिर के मुद्दे को चुनौती देने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चुनाव से ठीक पहले गांधी परिवार के बड़े बड़े नेता कांग्रेस की रैली से दूर क्यों हैं? आखिर रैली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने के मायने क्या हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ और? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन सब के बीच बड़ी खबर, राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। विचारधारा की लड़ाई है। राहुल ने कहा सत्ता और विचारधारा की लड़ाई है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। राहुल गांधी ने कहा ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में दो विचारधारा की लड़ाई चल रही है। देश में विचारधारा की
लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि राजनीतिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है। वो है, मगर इस लड़ाई की नींव जो है वो विचारधारा की है, और दो विचारधाराओं की लड़ाई हो रही है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन घोटाले के आरोपों में चल रही जांच में अब कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का भी नाम सामने आ गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी वाड्रा का जिक्र भी किया गया। हालांकि प्रियंका वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन थम्पी वाड्रा फाइनेंशियल जांच में कई खुलासे हुए हैं। ईडी ने इसी मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप लगाए हैं और ईडी का कहना है कि 2006 में प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट HL पाहवा से हरियाणा के फरीदाबाद में 40 कनाल यानी कि 5 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी थी और उसी जमीन को फरवरी 2010 में बेच दिया था। ईडी ने अपने आरोप पत्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम लिया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लग सकता है। आजमगढ़ के लालगंज से सांसद संगीता आजाद और पूर्व विधायक पप्पू आजाद बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। दिल्ली में बीएसपी सांसद संगीता आजाद और पूर्व विधायक पप्पू आजाद ने पीएम मोदी से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से बीएसपी के पूर्व विधायक और सांसद ने अपनी गाड़ी से बीएसपी का झंडा उतार लिया था। पिछले 6 महीने से दोनों के बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। आरएसएस की मीटिंग में भी पूर्व विधायक और सांसद शामिल भी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है और जिस तरह से जनता का समर्थन मिला है, जिस तरह से 3 राज्यों में हमारी सरकारें बन रही है, उस तरह से बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और हम ऐसे हर व्यक्ति का स्वागत करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पूर्व बसपा को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां सोशल मीडिया पर लालगंज की सांसद संगीता आजाद व पूर्व विधायक पप्पू आजाद का पीएम से भेंट करते हुए फोटो वायरल हो रहा है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा का दामन छोड़ बीजेपी में बहुत जल्द लालगंज की सांसद संगीता आजाद व पूर्व विधायक पप्पू आजाद शामिल हो सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। सीतापुर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने संतों के साथ खिचड़ी भी खाई। दिनेश शर्मा ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। नहीं, देखिए, नैमिषारण्य में आना वो अपने आप से सौभाग्य का विषय है। मेरी बात सुनो। और यहाँ पर लाखों ऋषि मुनि आए हैं, उन्होंने तपस्या करी है, तो ये पुण्य स्थली है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हम सबका सौभाग्य कि यहाँ आने का अवसर है। ये सपा बसपा मकपा बकपा कांग्रेस आप जितने दल हैं, ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, सत्ता के लिए बार बार मिलते हैं और बार बार टूटते हैं। हर चुनाव जब आता है तो चुनाव के पहले ये पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए निकल पड़ते हैं। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।